हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। 95th क्लास है जी हमारी। अभी के लिए लास्ट क्लास है, अभी के लिए मतलब जून 2025 के पेपरों के लिए। ठीक है, तो जून 2025 का जो 25 तारीख से पेपर होने, 5 ही दिन होने इनफैक्ट इस बार। तो जब दिसंबर के लिए हम प्रिपेयर करेंगे तो हमारे पास 10 ही क्लासेस नई इसमें ऐड हो पाएंगी, बिकॉज 10 शिफ्ट में ही पेपर होएगा। एक आधा कैंसिल वैंसिल हुआ वो अलग बात है। अदरवाइज अभी के लिए 25 26 या 25 से 30 तक जो जो डेट्स हैं वो 5 ही डेट्स हैं। उन 5 डेट्स पे पेपर होना है शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में। तो जैसे ही आप लोगों का पेपर हो या आपको आंसर की मिले तो रिस्पॉन्स शीट भेज दीजिएगा। एंड हम आज लास्ट क्लास हमारी कवर करेंगे। इसके साथ 95 पेपर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको कुछ ना कुछ जो है इन्फॉर्मेशन जो इन पेपरों में हमने की है वो आपको हेल्प करे कहीं ना कहीं। ओके, क्योंकि पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट क्लास है अभी के लिए, तो मैं वापस से बता देती हूँ कि कैसे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन बनते हैं। देखो, सेम क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, नाम मात्र। कई बार होते भी हैं क्वेश्चन रिपीट, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल नहीं होते। ओके, लेकिन इसमें जो इन्फॉर्मेशन है आप पैटर्न देखने की कोशिश करेंगे ना, वो पैटर्न आप खुद भी देख सकते हो, मेरी या किसी और की जरूरत है नहीं। सो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, मान लो मैच द फॉलोइंग का कोई क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैच द फॉलोइंग में 4 चीजें पूछ रखी हैं। इन 4 में से मान लो 2 पुरानी है जो आपको आती हैं, कभी पीवाईक्यू में पढ़ी है, कैसे कैसे ना कैसे करके पढ़ी हुई है। बची हुई 2 इंफॉर्मेशन इन्होंने नई डाल दी हैं। भले ही वो पहले वाली 2 के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, लेकिन अब ये पेपर में आ चुकी हैं, तो ये जो 2 नए वाली इंफॉर्मेशन डली है इन पे फोकस करो, बिकॉज अगले आने वाले पेपर में इन्हीं 2 को लेके ये 2 जो है वो पुरानी इंफॉर्मेशन हो जाएगी और कोई और नई 2 चीजें ऐड कर दी जाएंगी। ओके, तो इस तरीके से आपका जो बल्क है वो भी ऐड हो जाता है, नोट्स में भी चीजें ऐड ऑन हो जाती है। तो वो चीजें आपको करनी है अगर आप हैंडमेड नोट्स बना रहे हो तो। ओके, तो आप ये चीज, ये पैटर्न आप खुद भी देख सकते हो। तो इस चीज को टैकल करने के लिए आपको पीवाईक्यूज अच्छे से करने होंगे, वहां से इंफॉर्मेशन निकाल के अपने नोट्स में या अपने दिमाग में डालनी होगी, ताकि अगली बार वो इन्फॉर्मेशन काम आ जाए। जैसे मैं आपको कई क्वेश्चंस में बोलती हूँ ना कि अच्छा ठीक है, ये कोई रूरल कमीशन का पूछ लिया, ठीक है, या किसी अलग इंसान का पूछ लिया, तो वो पूछा जा सकता है। जैसे मैंने आपको एक पेपर में बोला भी था कि कस्तूरी रंजन जो हमने पढ़े थे, कस्तूरी रंजन ही नाम है ना, हाँ, जो एनईपी के अपने चेयरपर्सन रहे थे एनईपी 2020 के, सो वो एक्सपायर हो गए हैं। तो एनईपी से क्वेश्चन या उनके अराउंड क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो करंट भी हो गया प्लस इंपॉर्टेंट भी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, राइट। सो इस तरीके से आपको सिनेरियोस थोड़ा थोड़ा पता हो, एनआईआरएफ की रिपोर्ट के बारे में पता हो, वो भी आ जाता है कभी कभी। सो वो बेसिक बेसिक चीजें अगर आपको पता होंगी, प्लस आपको पीवाईक्यूज आपने किए होंगे, तो आपका बिल्कुल स्मूथली 40 से ऊपर क्वेश्चंस आप ठीक कर पाओगे। ओके, सो ये पीवाईक्यूज हम कवर कर रहे हैं। लास्ट पेपर है ये, 27 जनवरी 2025 को हुआ था। वुमेन स्टडीज, लॉ, मास कम्युनिकेशन, इन सब लोगों का, बच्चों का ये पेपर था। बट एक ही सिंगल शिफ्ट में था अगेन, जैसे लास्ट वाला 21 जनवरी वाला भी सिंगल शिफ्ट में था, तो ये भी सिंगल शिफ्ट में ही था। ओके, 50 क्वेश्चंस अगेन आपको देखने को मिलेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जहां आप कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। सारी की सारी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। 95 की 95 प्लेलिस्ट में यूजुअली यहाँ ऊपर 3 बटन पे क्लिक करोगे और फ्रॉम इनकलकेट लर्निंग देखोगे तो वहां भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। मैं इन 95 क्लासेस में तो एटलीस्ट मैंने वो प्लेलिस्ट जरूर डाल रखी है। ओके, बाकी अपनी रिवीजन मैराथन देखिए, उनको प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि 95 आप एकदम से अभी नहीं कर पाएंगे, तो आप जो है पीडीएफ बाय कर सकते हो। उस पीडीएफ में आप स्क्रॉल कर सकते हो कि मेजर मेजर चीजें तो आपको दिख जाएं, दिमाग में चली जाएं। ओके, अदरवाइज मैंने सारी एक्सप्लेनेशन, सारी चीजें ऑलरेडी चैनल पे फ्री में करवा रखी हैं। आपने खुद के नोट्स बनाए हैं तो डेफिनेटली आपको पीडीएफ लेने की जरूरत नहीं है। ओके, तो चलिए जी, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। आपके सामने पहला क्वेश्चन है डाटा इंटरप्रिटेशन का। ओके, 5 डिफरेंट डिफरेंट विलेज हैं, ए बी सी डी ई। नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स जो है वो आपको दे रखी हैं। परसेंटेज दे रखा है कितने वोट्स कास्ट हुए, यानी 18,000 का 75% वोट डले हैं। उन 75 में से 90% वोट जो है वो वैलिड हैं, बचे हुए 10% इनवैलिड हो गए, वट एवर द रीजन आर। ओके, सेम बाकियों के लिए है। 22,500, 80% वोट डले हैं, उस 80 का 75% जो है वो वैलिड है। 20,000 में से 50% वोट वैलिड डले हैं और 100 के 100% यानी जितने भी वोट डले हैं सारे वोट जो है वो वैलिड हैं।
ऐसे ही 25,000 80% वोट डले हैं, 25,000 का जो वोट डले हैं उसका 60% जो है वो वैलिड है, बाकी क्या है इनवैलिड है। 12,500 60% जो है आपके वोट डले हैं और 80% जो है इसका इस 60% का 80% जो है आपके पास वैलिड वोट है। तो क्या मैं ये परसेंटेज निकाल के ये वैल्यूज निकाल सकती हूँ कितने वोट डले हैं? बिल्कुल निकाल सकती हूँ। ये वैल्यू निकाली, उसका फिर फर्दर 90% 75% और ये परसेंटेज निकाली तो मुझे वैलिड वोट्स पता चल गए। यहाँ जो टोटल वोट डले हैं उसमें से मैं ये वैलिड वोट अगर माइनस कर दूंगी तो मेरे पास इनवैलिड वोट्स भी आ जाएंगे। ठीक है, पहले ही क्वेश्चन में इनवैलिड वोट्स आपसे पूछे हैं, सो इट्स बेटर कि आप ये कैलकुलेशन शांति से बैठ के 5-7 मिनट लगा के अभी कर लो। ओके, ताकि आगे के क्वेश्चंस आपके लिए स्मूथ हो जाएं, क्योंकि इसके अलावा फिर बाकी और क्वेश्चन में कुछ पूछा होगा तो अलग बात है, अदरवाइज ये चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। Okay, what is the number of valid invalid votes of village A and D together? So village A और D के साथ में जो invalid vote हम यहाँ निकालेंगे बाद में, तो उनको आपने जोड़ना है, that's it. So इसीलिए अगर आपने ये total vote then valid then invalid ये कैलकुलेट कर लिया तो आपका आधा काम तो यहीं पर समाप्त हो गया जी। ओके, सो बस इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ये निकलेगा आपका, देखो 18,000 का 75% 13,500, यहाँ पे 18,000, ये 10,000, 20,000 और ये आपका 7500। इसमें से वैलिड निकालिए, परसेंटेज निकाल के तो ये वैलिड की वैल्यूज आएंगी और इसमें से ये माइनस कर दिया, 13,500 में से 12,150 गए तो 13,150। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपकी आ जाएंगी यहाँ पे। ये पूरा का पूरा ही सारे ही वैलिड थे तो इनवैलिड कुछ है नहीं, तो ये 1350 और 8,000 को जोड़ दो, जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा 9,350। ठीक है जी, चलिए आई थिंक अब आपके लिए ये क्वेश्चन और इजी हो जाना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स इन डी और ई, तो देखो ना पहले ए और डी का पूछ लिया, अब डी और ई का पूछ रहा है, तो ऐसे बचेगा बी सी, वो भी किसी क्वेश्चन में आ जाएंगे। तो इट्स बेटर आप पहले ही टेबल बना के उसको साफ साफ जो है, मैं हमेशा बोलती हूँ डाटा इंटरप्रिटेशन की ये ट्रिक होती है कि आप टाइम कम वेस्ट हो, इसलिए पहले ही चीजें जो रफ पेज आपको मिलता है आप लेते हो उस पर नए सिरे से शुरू करके बिल्कुल साफ तरीके से ऐसे लगा लो जैसे आप कॉपी में सोल्व कर रहे हो, ताकि जो पहले इंफॉर्मेशन आपने सोल्व की है वो अगले क्वेश्चन में अगर यूज हो रही है तो मिल जाए वो आपको। अगर आपने हौच पौच कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके, तो वो फिर आपका टाइम जाएगा वहां। तो टोटल नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स पूछे डी और ई के टुगेदर, कितने लेस है नंबर ऑफ वोट्स कास्ट इन विलेज सी, तो नंबर ऑफ वोट कास्ट कितने हुए हैं सी में, ये इतने 10,000, और उसमें से आपको देखना है कि डी और ई के टुगेदर इनवैलिड देखोगे तो क्या 10,000 से कितने कम है, हो जाएगा। तो ये देखो जी, ये 10,000 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो गया 9,500, यानी 500 वोट्स कम है इनवैलिड में से, आप इनवैलिड को माइनस करोगे तो। ओके, नंबर ऑफ वोट्स कास्ट इन विलेज ए एंड बी टुगेदर इज इतने परसेंट ऑफ नंबर ऑफ वैलिड वोट्स कास्ट इन डी, तो वैलिड वोट यहाँ पे जितने भी डले होंगे उतने यहाँ पे, अच्छा ये सॉरी ये तो टोटल वोट हो गए, टोटल वोट का ये वैलिड, तो वैलिड जितने भी डले होंगे इनके ए और बी टुगेदर के जितने वोट डले हैं उसका कितना परसेंटेज है। ठीक है, सो मान लो हम बोल रहे हैं ए और बी टुगेदर वाले की वैल्यू ए बी है, तो ये जो है कितने इज इक्वल टू x% ऑफ जो डी में वैलिड वोट्स डले हैं, तो डी और ए बी की वैल्यू हमारे पास है तो ये x% हमें निकालना है। ओके, तो आंसर आपका आ जाएगा 262.5, क्योंकि ये देखो ये टोटल वोट डले हैं, ये तो सिर्फ 12,000 ही हैं, तो 12 दूनी 24, तो टोटल मतलब इट्स लाइक डबल, तो सीधा सीधा ही हो गया ना। हाँ, 8 9 10 11 500 और 1 2 3 31,000, तो 12 दूनी 24, 24,000 तो सीधा सीधा ही हो गया। तो उसके अलावा फिर आप कैलकुलेट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, चलिए, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स इन कास्ट वोट्स कास्ट इन विलेज बी डी ई टुगेदर, तो एवरेज निकालना है वैलिड वोट्स का, सो बी डी ई, ये बी ये डी ये ई, तो ये वैलिड वाले निकाले, जोड़ा 3 से डिवाइड कर दिया, दैट्स इट, आंसर आपका 10,500 आ जाएगा। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, नंबर ऑफ वैलिड वोट्स कास्ट इन विलेजेस ए एंड सी टुगेदर, ए और सी टुगेदर में वैलिड वोट्स यानी ये वाले, सॉरी वैलिड तो यहाँ निकलेगा ना वैलिड, तो ये 90% और 100%, तो 10,000 था, वैसे ही हमने ये भी कैलकुलेट कर रखा है। तो ये पूछा है कि इन दोनों का साथ में ए और सी का
इज इतने परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ वोट्स कास्ट इन डी और ई टुगेदर। सो डी और ई में जो वोट कास्ट हुए ये वाले और ये वाले, तो ये कंपैरिजन आपको पता हो कि वैलिड का पूछा है, वोट कास्ट का पूछा है, क्या पूछा है। ओके, तो ये देखो ये वोट कास्टेड है और ये वैलिड है, तो आप इन दोनों को जोड़ लो और इन दोनों को जोड़ लो और पूछा है कितने परसेंट लेस, तो पहले आप देखोगे कितना लेस है, यानी सीधा माइनस करो, तो ये 5350 लेस है, तो किससे लेस है 27,500 से, तो 5350 डिवाइड बाई 27,500 मल्टीप्लाई बाई 100, आंसर आ गया 19.45। इजी था जी, अब तो इजी लगना चाहिए, इस तरीके के परसेंटेज वाले क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। ओके, ये क्वेश्चन भी आपको देखा हुआ ही लगेगा। फॉर क्रिएटिंग माइंड मैप्स टू ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज ड्यूरिंग अ क्लास, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट सुटेबल टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस। माइंड मिस्टर, ये तो फॉर श्योर है, अगर माइंड मिस्टर है माइंड मैपिंग के लिए तो बाकी दो नहीं है, मतलब इट्स लाइक बाकी ये दोनों ऑप्शन ऑटोमेटिकली कट आउट हो गए, ठीक है। देन है माइंडोमो, कोगी, मिरो और पॉपलेट, तो इनमें से हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। अब याद रखना ये सारे के सारे ही हमने माइंड मिस्टर और मिरो जो है वो किए हुए थे, बाकी चीजें नहीं की हुई थी। बट अगर आपको ये पता हो कि प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन के हिसाब से मिरो और माइंड मिस्टर का भी पता हो ना, तो मिरो और माइंड मिस्टर के बेसिस पे भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, ठीक है। तो अब ये नई चीजें हैं, माइंडोमो, देन आपका कोगी और पॉपलेट, तो ये भी मोस्ट सुटेबल टूल्स है माइंड मैपिंग के लिए। अब आपको ये पांचों के पांचों याद रखने हैं जी, ओके। हो सकता है कल को हम सिर्फ माइंड मैपिंग में माइंड मिस्टर तो ये फॉर श्योर देते हैं, बट ये माइंडोमो, कोगी और आपका ये पॉपलेट, इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन सोल्व हो सकता है आने वाले टाइम में, ओके। Dash issues concern the question of what is or should be regarded as acceptable knowledge in a discipline। तो इनमें से कौन सा जो है वो क्या नॉलेज इंक्लूड होनी चाहिए, एक्सेप्टेबल नॉलेज कौन सी होनी चाहिए, उस पर फोकस करता है। सो एपिस्टेमोलॉजिकल इश्यूज, ऑन्टोलॉजिकल इश्यूज, पॉजिटिविस्ट इश्यूज और रियलिज्म इश्यूज, तो आंसर आपका एपिस्टेमोलॉजिकल आ जाएगा, ठीक है। तो हम नॉलेज के प्रोसेस को, नॉलेज को जब स्टडी करते हैं तो आप उसको एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं फिलोसफी में। तो एपिस्टेमोलॉजिकल इश्यूज अगर हैं तो वो किस तरीके के क्वेश्चंस रेज करेंगे कि क्या नॉलेज है, किस तरीके की एक्सेप्टेबल नॉलेज होनी चाहिए। Okay, which among the following statements are negatively relevant in context of fallacies of relevance? तो fallacies of relevance में negatively relevant कौन सी हैं? Dogs are cat, cats are felons, and so dogs are felons. Okay, Alithia जो है वो 2 साल की है, so Alithia probably goes to college. Really? ये तो बहुत negatively relevant हो गया, उल्टा ही है, 2 साल की है तो कॉलेज थोड़ी जाएगी। Then आपका Chris is a woman, therefore Chris enjoys knitting. ठीक है, ओके। देन है मार्टी इज अ हाई स्कूल सीनियर, सो मार्टी लाइकली हैज अ पीएचडी। हाई स्कूल सीनियर को पीएचडी कैसे होगी, बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्टरी होगी ना दोनों चीजें। ऑल डॉग्स हैव 5 legs, रोवर इज अ डॉग, सो रोवर के भी 5 लेग हैं। तो यहाँ पे तबीयत थोड़ी खराब है बट इट्स ओके। ये स्टेटमेंट्स फिर भी सही साउंड कर रहे हैं लॉजिकली, अगर हम पिछली स्टेटमेंट के बेसिस पे जज करें तो, ओके। तो ये दोनों स्टेटमेंट नेगेटिवली रेलेवेंट हैं जी, बी और डी, आंसर आपका 4th हो जाएगा, ओके। अगर आपको ये भी ना पता हो नेगेटिवली रेलेवेंट या क्या चीज है, तो ये दो ही तो अलग दिख रही हैं, ठीक है, तो वो दो को तो आप देख सकते हो, दो ही ऑप्शन में दे रखी हैं, राइट। Arrange the steps of research process in correct sequence, collect करो डाटा, literature review, design methodology, formulate research process, analyze और interpret। So क्या रहेगा यहाँ पे, correct sequence में आपसे पूछा है। So research process को formulate करो पहले तो, क्योंकि देखो D और A ही है, तो सबसे पहले तो आप डाटा तो कलेक्ट करोगे नहीं, तो ऑटोमेटिकली ये वाली चीज आउट हो गई, ठीक है। D के बाद अब B आएगा या C आएगा, आप लिटरेचर रिव्यू करोगे या मेथोडोलॉजी बनाओगे, लिटरेचर रिव्यू होना चाहिए, तो देखो ये वाला भी आउट हो गया। देन ए लास्ट में तो है ही इंटरप्रिटेशन। अब ए और सी में से बचा कि आप पहले मेथोडोलॉजी को डिजाइन करोगे और फिर डाटा कलेक्ट करोगे, या डाटा कलेक्ट करके मेथोडोलॉजी डिजाइन करोगे। नहीं, आप पहले मेथोडोलॉजी को डिजाइन करोगे, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। पहले डिजाइन करो, फिर डाटा कलेक्ट करो, फिर उसको इंटरप्रेट करो, ओके। अरेंज द फॉलोइंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कौन सा कब आया था, तो ये तो आपको बाकी उसे ज्यादा पता होना चाहिए कौन सी चीज कब आई थी। तो आंसर देखो डी इन्होंने पहले ही दे दिया, यानी फेसबुक सबसे पहले आया था। फेसबुक के बाद क्या चीज आई है, आई थिंक व्हाट्सएप आया है, व्हाट्सएप के बाद ट्विटर है ना, ट्विटर के बाद इंस्टाग्राम आया है क्या, आंसर फर्स्ट है जी, डी सी। अच्छा, पहले ट्विटर आया था भाई,
व्हाट्सएप से भी पहले, तो पहले फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। ठीक है, अब याद रखो इस सीक्वेंस को। आई थिंक जो टेक्नोलॉजी प्रो है उनको तो पता होना चाहिए ये। देन द टर्म है और फीचर दे रखे हैं, लर्नर डाइवर्सिटी, पुअर क्लासरूम वेंटिलेशन, डिजिटल इनइक्वालिटी, टीचर्स रिलक्टेंस टू इनोवेट। तो आपको स्टेटमेंट से ही पता चल जाना चाहिए, बिल्कुल इजी से वर्ड्स हैं। हिंडर कर रहा है यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज फॉर टीचर यानी आप इनोवेशन चाहते ही नहीं हो तो वो चीज क्या करेगी, आपको हिंडरेंस क्रिएट करेगी। डिजिटल डिवाइड और वर्सन हो गया, यानी कि आपका ये डिजिटल इनइक्वालिटी है। इमोशंस और एटीट्यूड की आप बात करोगे तो लर्नर डाइवर्सिटी, और जो नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है कंसंट्रेशन, नेगेटिवली तो पुअर वेंटिलेशन। अच्छा, सी का सेकंड, यही सही आंसर आ गया। लो, फर्स्ट का थर्ड, फोर्थ, सेकंड और फर्स्ट, ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे थे। ओके, थर्ड आंसर हो गया आपका। चलिए, बीएड, एमएड, स्पेशल एजुकेशन, बीटेक, इंजीनियरिंग, एमबीबीएस, तो कौन सी रेगुलेटिंग बॉडीज हैं यहाँ पे? आरसीआई तो सबको पता है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इतना भी तो पता हो तो भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। वो ना पता हो, आपको सिर्फ इतना पता हो, एनसीटीई टीचर एजुकेशन के लिए है, टीचर बीएड एमएड टीचर एजुकेशन में ही तो आते हैं, ये सोल्व हो गया। अदरवाइज तो ये घूम फिर के आप सेकंड पे पहुंच रहे हो इजीली। ठीक है, सो टेक, ये बीटेक और इंजीनियरिंग की बात करोगे तो एआईसीटी, और एमबीबीएस की जो है वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। आंसर सेकंड। ओके, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का क्वेश्चन है, ए ई आई ओ, ई अगर फॉल्स है, ओ ट्रू है, आई फॉल्स है, ए ट्रू है, तो क्या चीज रहेगी? तो देखो, अगर आई फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो ई फॉर श्योर ट्रू रहेगा, कॉन्ट्राडिक्टरी है, राइट? सो अगर आई फॉल्स है तो ई ट्रू रहेगा। वैसे तो यहीं से ही हो गया, ठीक है। तो अब देख लें, ई अगर फॉल्स है तो ये बोल रही है फर्स्ट और अनडिटरमाइंड है, तो अगर ये गलत है तो जरूरी नहीं है ये वाला भी गलत हो, क्योंकि इसमें सम नोट की टेंडेंसी है, तो कुछ एक जो है वो ना हो सकता है। ठीक है, तो ये गलत है, तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अनडिटरमाइंड है। देन है ओ इज ट्रू, ट्रू है तो ई क्या हो गया, अनडिटरमाइंड। अगर ये ट्रू है तो जरूरी नहीं है सारे के सारे नो वाली सिचुएशन में, तो ये अनडिटरमाइंड हो गया, और ये अपना हो गया कॉन्ट्राडिक्टरी। अगर ए ट्रू है तो ई फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों साथ में सही हो नहीं सकते हैं। तो आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू अद्वैतियंस, द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इफेक्ट इन इट्स मटीरियल कॉज प्रीवियस टू इट्स कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस इज नोन एज। तो नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इफेक्ट पूछी गई है, इन इट्स मटीरियल कॉज प्रीवियस टू इट्स कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस, यानी एग्जिस्टेंस में आने से पहले नॉन एग्जिस्टेंस में है चीजें। आंसर प्राग भाव हो गया, यानी वो पोर्ट जो है वो तब तक नॉन एग्जिस्टेंस में है तब तक जब तक उसको बना नहीं दिया गया, जब उसको बना दिया गया तो वो भी एग्जिस्टेंस में आ गया, राइट? तो सी। कई क्लासेस में करवा रखे हैं मैंने चारों, ये जो आपके अभाव हैं वो सारे के सारे। करेक्ट स्टेटमेंट, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेन्स फ्यूचर आईएएस। तो लवासना जो कई बार आपने सुना होगा वही है ये। पॉलिटेक्निक्स आर मैंडेटेड टू अवॉर्ड एमबीबीएस डिग्री, पॉलिटेक्निक वाले एमबीबीएस की डिग्री क्यों देंगे भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी जो है वो आईपीएस ट्रेन करती है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है उसमें 89 कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं। आईआईएमसी न्यू दिल्ली एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है मैनेजमेंट काउंसलिंग के लिए। अच्छा चलो, मुझे सिर्फ मान लो ए पता है कि ए सही है और बी गलत है, अगर इतना भी पता हो ना तो भी आपका क्वेश्चन ठीक हो गया ए और सी स्टेटमेंट से। सिर्फ ए का पता हो, ए तो सबने सुना होगा, आईएएस का तो आजकल काफी क्रेज वगैरह या न्यूज में भी रहती है चीजें कि अच्छा उसके बाद आप कहाँ जाते हो ट्रेनिंग के लिए, और बी फॉर श्योर नहीं है। चलो अगर आपको ए वाला भी नहीं पता था, बी का तो पता था, तो बी तो नहीं आएगा, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस थोड़ी ना एमबीबीएस डिग्री देंगे। बचा क्या, ए सी और सीई, तो ई और ए में से आप लगा लो, तो ए आपको पता होगा बाय चांस, तो ए और सी आपका आंसर रहेगा। ठीक है, ये जर्नलिज्म के लिए है आईआईएमसी, ना कि मैनेजमेंट काउंसलिंग के लिए। चलो, when troposphere becomes cloudier it causes more reflection to solar flux in the context of global warming, this is an example of। तो ये पॉजिटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक है, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, या दोनों है। तो जब ये आपकी ट्रोपोस्फियर क्लाउडियर हो जाती है तो उसकी वजह से ज्यादा रिफ्लेक्शन ऑफ सोलर फ्लक्स आपको वहां देखने को मिलता है। सो ये नेगेटिव फीडबैक है जी, यानी नेगेटिव फीडबैक लूप का मतलब है कि चेंज इन सिस्टम ट्रिगर्स अ रिस्पॉन्स दैट काउंटरएक्ट द इनिशियल चेंज, तो वो एक नई चीज को ट्रिगर कर रहा है। ठीक है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग, तहलका केस,
वाटरगेट स्कैंडल, बोफोर्स स्कैंडल और विकीलीक्स। तो ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो ठीक है, अदरवाइज बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं इसकी। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत रेयर रिपीट होते हैं, नया क्वेश्चन ऐसा डाला जाता है। आंसर फर्स्ट रहेगा, यानी तहलका केस में तरुण तेजपाल, देन आपका वाटरगेट स्कैंडल में ये बोकवुड है ना, हाँ बोकवुड और कार्ल बर्स्टिन। देन आपका बोफोर्स स्कैंडल की आप बात करेंगे तो चित्रा, और विकीलीक्स की बात करेंगे तो जूलियन एसेंज। ओके। A man installs a web camera in the waiting area for a clinic for security purposes and finds that 1 minute video takes up approximately 10 MB। 1 मिनट की वीडियो 10 MB ले रही है। तो क्या बोला इसने, रिक्वायर्ड कैपेसिटी ऑफ अ डेली बैकअप, यानी मान लो 24 घंटे की बात हो रही है तो 24 घंटे में कितनी जीबी की चीजें यहाँ आ जाएंगी। ओके, सो देखो 1 मिनट में 10 MB है, ठीक है, 1 मिनट में 10 MB है। अगर 60 मिनट की यानी 1 घंटे की बात करेंगे तो क्या हो गया, 600 MB हो गई। और अगर टोटल 24 घंटे की बात करेंगे तो 24 से मल्टीप्लाई कर दो, जो MB में आया है उसको जीबी में कर दो, हो जाएगा। ठीक है, ये देखो 1 मिनट 10 MB, 600 MB, 24 से मल्टीप्लाई किया और उसको जीबी में कन्वर्ट कर दिया, दैट्स इट। आंसर आपका सी हो गया। सत्य प्रतिपक्ष हेत्वाभास इज ऑल्सो नोन एज, तो किसको बोलते हैं, तो आंसर क्या रहेगा, असिद्ध, प्रकाशना, देन विरुद्ध और आपका असाधारण। आंसर भी रहेगा। Which of the following is not an institution of higher education, तो हायर एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन नहीं है। इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंस, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, फर्गुसन कॉलेज। आंसर थर्ड हो जाएगा, ये कॉलेज नहीं है, ये स्कूल्स हैं, प्राइमरीली मिलिट्री स्कूल जो फोकस करता है यंग बॉयज की ट्रेनिंग पे, किसके लिए, आर्म्ड फोर्सेस के लिए। ओके, तो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, तो ये स्कूल है एक तरीके से। A variable which can take up only integer values and not any fractional value, तो वो वेरिएबल क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, कॉम्प्लेक्स है, टेम्पोरल है, डिस्क्रीट है। कॉन्टिन्यूअस होता तो वो फ्रैक्शनल वैल्यूज भी ले लेता, तो आंसर डिस्क्रीट रहेगा। ओके, which of the following statements are true in the context of number series 6, 24, x, 720, 5040, 432, 250, 128, y और 16। सम ऑफ x एंड y इज, तो x और y का सम दे रखा है कि अच्छा ये होएगा x exceeds the double of y by 12, यानी आपको x और y पता होने चाहिए। बोथ x और y are exactly divisible by 6, either x और y is a perfect square, तो ये आपको पहले एक्स वाई कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो देखो एक स्टेप अहेड हो गया, ये पहले यूजुअली किसी क्वेश्चन में सिर्फ एक्स या वाई में से कैलकुलेट करना पूछ लेता है क्या वैल्यू होगी, यहाँ पे उसके बेसिस पे 4 स्टेटमेंट और दे दी इन्होंने, तो कौन सी सही है वो आपको तब पता चलेगा जब आप यहाँ पे इनको एक्स और वाई को सोल्व करोगे। तो वो सोल्व का पैटर्न आपको ढूंढना पड़ेगा जी, क्या पैटर्न नजर आ रहा है, कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखो एक बार। ठीक है, देखो ये तो वापस जा रहे हैं अपन, तो 432, फिर 250, फिर 128, फिर बीच में कोई वैल्यू, देन 16। ठीक है, और ये क्या बोल रहे थे, दोनों में से एक तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, तो चेक कर सकते हैं हम। ठीक है, ये किसका है, देखो 4 चौके 16, 16 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 4 चौके 16, 6 चौके 24, 25 26, 256 है ये तो नहीं, ये तो 128 है, 128 के बाद 250 है। पैटर्न ढूंढो ढूंढो ढूंढो, 6 चौके 24 या 3 या 9, उसमें से नहीं, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, देन 5 5 25, 25 में से तो माइनस हो गया। कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या, 6, ये 6 से ये तो डिवाइड हो रहे हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 0। हाँ, ये वाली सीरीज डिवाइड हो रही है, तो हम बोल सकते हैं कि x या y में से ये दोनों एग्जैक्टली डिविजिबल है। आई थिंक ये सही होएगा, आंसर बी और सी आएगा। ठीक है, सो ये दोनों सही हैं, आप x और y निकालने की कोशिश कीजिएगा, निकलता है तो, अदरवाइज ये दोनों सही है क्योंकि बाकी भी 6 से डिविजिबल है, तो ये भी 6 से डिविजिबल होने के चांसेस हैं। ठीक है, सो ये दोनों एग्जैक्टली डिविजिबल है 6 से, बी और सी आंसर रहेगा। ये लो सीरीज यहाँ पे 25 इंटू 4, तो ये देखो 6 चौके 24, 24 पंजे, फिर अगले को 6 से मल्टीप्लाई करो, फिर 7 से,
तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी x की 120 और y की आ जाएगी 54। तो ये दोनों x ये क्या है डिविजिबल है 6 से, और ये स्टेटमेंट जो है x एक्सीड कर रही है डबल ऑफ y बाई 12। ठीक है, तो 12 छिके 72, ये 120 है ना, x एक्सीड्स, हाँ तो एक्सीड तो कर रही है ना, 12 छिके 72 से एक्सीड कर रही है, 120 वैल्यू है। चलो, Renu uses WAV format instead of MP3 format when recording music performance. What are the benefits of doing this? तो वो WAV format यूज कर रही है rather than MP3, तो म्यूजिक रिकॉर्ड करने में तो क्या बेनिफिट होगा इसका, साइज ऑफ ऑडियो फाइल लार्जर हो जाएगा, ऑडियो की क्वालिटी बेटर होगी, देयर आर नो क्रॉस प्लेटफॉर्म इश्यूज, ऑडियो फाइल इज अनकॉम्प्रेस्ड एंड लॉसलेस। सो हाँ, ये तो हमें पता है कि क्वालिटी बेटर हो सकती है, तो बी आ सकता है। ठीक है, अब बी के साथ डी ऑलरेडी आ रहा है कि अनकॉम्प्रेस्ड फॉर्म में है, सो ए आएगा कि नहीं आएगा, साइज की ऑडियो फाइल इज लार्जर, तो डेफिनेटली वो ऑडियो की तो बात ही नहीं हो रही, क्योंकि WAV ये वीडियो फॉर्मेट है और ये आपका MP3 फॉर्मेट है। ठीक है, सो MP3 की बजाय वो WAV में जा रही है, तो ऑडियो फाइल लार्ज नहीं होगी, MP3 में आई थिंक ज्यादा लार्ज होगी। और बट पॉइंट ये कि ऑडियो फाइल की बात हो रही है, ये तो है ही नहीं ऑडियो, ये तो वीडियो है, तो बी और डी आपका सही है। Okay. What is the correct order of treating hard groundwater from initial step to final step in a typical treatment? Disinfection, softening, aeration and आपका filtration. So पहले क्या रहेगा, C या D, aeration या filtration? So पहले aeration, ठीक है, देन B आ गया softening, softening के बाद फिल्टर कर लो, फिल्टर के बाद आपका डिसइंफेक्शन हो जाएगा, डिसइंफेक्शन लास्ट स्टेप होता है। ओके, CBDA। थ्रेशोल्ड डोज क्या होती है, डोज विच इज लीथल टू हाफ ऑफ द एक्सपोज्ड पॉपुलेशन, हाईएस्ट डोज एट विच टॉक्सिक इफेक्ट्स अकर्स, लोएस्ट डोज एट विच नो टॉक्सिक इफेक्ट्स अकर, हाईएस्ट डोज एट विच, हाँ तो हाईएस्ट डोज होगी ये जिसपे कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं दिखेगा, इससे ऊपर भी थोड़ा सा भी गया तो फिर वो टॉक्सिक इफेक्ट आपको दिखेगा। ओके, which of the following are key elements of portfolios? पोर्टफोलियो के की एलिमेंट पूछे, स्ट्रक्चरिंग एंड साइन पोस्टिंग, एविडेंस, सिंगल पीस ऑफ वर्क, लेबलिंग ऑफ एविडेंस या क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। तो क्रिटिकली रिफ्लेक्ट तो करते हैं आप उस पर, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन के साथ आप अपना काम, तो एक तरीके से वो एविडेंस की तरह भी काम करेगा। ABDE हो जाएगा, ABDE सिंगल नहीं है, क्योंकि कई सारे वर्क जो अच्छे अच्छे वर्क हैं उनको हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक तरीके से प्रेजेंट करते हैं पोर्टफोलियो में। ओके, सो ABDE। 2/5 of the student of a school go to school by bus. ओके, 2/5 जो है वो बस से जा रहे हैं, बस 2/5 ऑफ x लगा लो। 1/4 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स जो है वो कार से जा रहे हैं, बचे जो हैं वो पैदल जा रहे हैं, यानी कि x माइनस 2/5x प्लस 1/4x इज इक्वल टू वॉकिंग। 1/3 of those who walk to the school are not accompanied by anyone. Rest are escorted by their parents. So 1/3 यानी इसका 1/3 की बात हो रही है, वो क्या है, अकेले जा रहे हैं, कोई उनको साथ नहीं दे रहा। If 224 students walk to school on their own, what is the total number of students in the school? हाँ, तो ये 1/3 वाली ये जो वॉक करके जा रहे हैं खुद से, 1/3 जो है ये दे दिया ना, यहाँ पे इसकी वैल्यू 224 दे दी, x नहीं निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इस x की वैल्यू निकालो, 5 चौके 20, तो 5 चौके 4 दूनी 8x प्लस 5x, 8 9 10 11 12 13 13x, यानी x माइनस 13x बाई 20, इसका 1/3। अगेन वापस से एलसीएम ले लो, 20x माइनस 13x 7x आ गया, तो 7x डिवाइड बाई 20 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 224। 224 की 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सारों से ही हो जाएगी, 3 से भी और 2 से भी, और फिर 7 से डिवाइड, यानी कि 224 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई 7। ठीक है, 7 एकम 7 दूनी 14 15 16 17 18 19 20 21 22, नहीं 7 से नहीं जा रहा, ये नहीं जा रहा ना, 3 दूनी 6 0 8, 7 21 याद हो रहा है, 7 21 7 दूनी 14। ठीक है, 0 6 दूनी 12 3 6 18 और 19 1920।
ठीक है ना। आधी बार तो इजी से ही हो जाता है क्वेश्चन, 1920 आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका तरीका हो जाएगा। ओके, 3 रतन जैन एजुकेशन के, बहुत इजी है ये तो। साम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र। चरित्र बाकी कहीं दे ही नहीं रखा है, तो चरित्र तो होता ही है इसमें, आंसर फर्स्ट ही हो गया। ठीक है, तो ये 3 ज्वेल्स बोलते हैं हम इनको जैन एजुकेशन के। Which of the following statements are true for criteria referenced evaluation? Criteria, it supports formative or diagnostic, it to know individual performance in a well-defined learning task. Typically focuses on more specific domain of examining behavior. To know the relative, देखो relative तो for sure नहीं बताता, relative बताता है आपका norm referenced. So D तो for sure नहीं आएगा, D नहीं आएगा तो ही आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक सी चीज बता रखी है आपको। क्राइटेरिया रेफरेंस कॉम्पिटेंसी पे फोकस करेगा, एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होगा। कंपैरिजन के लिए हम नोम रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं, जहां पे रिलेटिव पोजीशन, रैंकिंग, कंपैरिजन वो आपको देखने को मिलेगा। आंसर आपका ए, बी, सी और ई हो गया, मुझे आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ओके, अकॉर्डिंग टू न्याय, नॉलेज दैट इज नॉट डिराइव्ड थ्रू द इंस्ट्रूमेंटालिटी ऑफ अदर नॉलेज, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और अनुपलब्धि। आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष, उसको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, किसी दूसरी नॉलेज की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी की होती तो वो अनुमान पे चला जाता। Who propounded the theory of public opinion formation? ये क्वेश्चन याद रखना है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, किसने दी ये थियरी? वॉल्टर लिपमैन, दोबारा भी पूछा जा सकता है या कहीं इंफॉर्मेशन ये काम आ सकती है। Identify the correct statement about hypothesis testing. Null hypothesis assumes that no relationship between variables or different groups exist. ओके, नल हाइपोथेसिस बोलती है कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती रिलेशनशिप में। एन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अज्यूम्स दैट नो रिलेशनशिप, नहीं, अल्टरनेटिव अज्यूम करती है कि रिलेशनशिप है। हाइपोथेसिस मस्ट बी एक्सेप्टेबल और फॉल्सिफाइबल, यानी कि या तो उसको आप एक्सेप्ट कर पाओ या फिर उसको आप गलत प्रूव कर पाओ, इस तरीके की हाइपोथेसिस होनी चाहिए। नल हाइपोथेसिस हमेशा ट्रू नहीं होती। आंसर आपका ए और सी होएगा जी, है क्या? ऑप्शन ए। ठीक है, रिसर्च के टाइप्स दे रखे हैं, बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, इवैल्यूएशन रिसर्च, और उनके मीनिंग दे रखे हैं। असेसिंग प्रोग्राम्स और इंटरवेंशन, सोल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, इंप्रूविंग प्रैक्टिसेस इन सेटिंग्स, एक्सपेंडिंग नॉलेज विदाउट इमीडिएट एप्लीकेशन। तो आप नॉलेज को इंप्रूव प्रैक्टिसेस, सेटिंग में आप इंप्रूव कर रहे हो, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए तो एक्शन है ना, है ना। ये है क्या ऑप्शन में कहीं? सी का सेकंड, सी का सेकंड नहीं है, सेकंड नहीं है तो फिर ये इंप्रूव कर रहा है प्रैक्टिसेस को इन सेटिंग, तो थर्ड होगा, थर्ड तो है। ठीक है, थर्ड है तो बाकियों की क्या मैच कर रहा है वो देखो। बेसिक रिसर्च सोल्व प्रैक्टिकल, असेस करेगा प्रॉब्लम प्रोग्राम को और इंटरवेंशन को। असेस करना तो इवेल्युएशन में आ गया ना, डी का तो फर्स्ट आएगा ना, यहीं से ही सोल्व हो गया। बेसिक आ गया, एक्सपेंड कर रहा है नॉलेज को इमीडिएट एप्लीकेशन के बिना, और अप्लाइड जो है वो इंप्रूव कर रहा है, सोल्व कर रहा है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो आंसर आपका फोर्थ हो गया जी। कई बार हो सकता है आप सोचेंगे अच्छा ये तो आ ही नहीं रहा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को तो एक्शन रिसर्च सोल्व करता है, बट नहीं, एक्शन रिसर्च भी समहाउ अप्लाइड का ही टाइप है जो हम बात करते हैं, बट एक्शन रिसर्च लोकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, जो प्रैक्टिसेस हैं उनको और बेटर करने के लिए यूज होता है। वॉर्म, बोट, डिनाइल ऑफ सर्विस, फार्मिंग, ये सारे वर्ड्स आए हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो आपने पीवाईक्यूज किए होंगे तो आपको इन वर्ड्स का मतलब पता होगा। मिसडायरेक्टिंग यूजर्स टू अ फ्रॉडुलेंट वेबसाइट विदाउट देयर नॉलेज और कंसेंट, तो आपको बिना किसी उसके बस दूसरी जगह पहुंचा दिया। मालवेयर दैट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ इन ऑर्डर टू स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर्स अक्रॉस द नेटवर्क, तो स्प्रेड तो ये वाला साउंड कर रहा है। आंसर बनाना चाहिए, देखिए मैच कर रहा है या नहीं। सेकंड का क्या है? फोर्थ, मालवेयर दैट रिस्पॉन्ड्स टू एक्सटर्नल कमांड सेंट बाय एन अटैकर, फ्लडिंग साइट्स विद यूजलेस ट्रैफिक टू ओवरवेलम नेटवर्क, मालवेयर जो रेप्लिकेट करेगा। आंसर फर्स्ट। ठीक है, ये वॉर्म हो गया, नहीं सॉरी, फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का ये वॉर्म हो गया, देन आपका डिनाइल ऑफ सर्विस, फ्लड कर दिया वहां पे, और ये आपका फर्स्ट हो गया। ओके, टीआरपी का मतलब क्या है? बहुत बार सुना होगा इस शो की इतनी टीआरपी है, सो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स। ओके, फोर्थ ऑप्शन। ओह, इसका वो लगना रह गया, क्या बोलते हैं, अरे एनिमेशन, चलो कोई बात नहीं। ये बोल रहा है इट टेक्स 12 आवर्स टू फिल अ स्विमिंग पूल यूजिंग 2 पाइप्स, तो 2 पाइप का यूज करके
तो आप क्या कर रहे हो, 12 घंटे में फिल कर रहे हो। लार्जर पाइप का डायमीटर है, लार्जर पाइप जिसका लार्जर डायमीटर है वो 4 घंटे में भर रहा है, और जो स्मॉलर पाइप है वो 9 घंटे में भर रहा है। ओनली हाफ ऑफ द पूल कैन बी फिल्ड इफ लार्जर वाला और 4 घंटे चल रहा है और ये वाला 9 घंटे, तो वो हाफ फुली भर पा रहा है। हाउ लॉन्ग इट वुड टेक फॉर द पाइप विद लार्जर डायमीटर टू फिल द पूल। तो वही मान लो, चलो ये अब आ ही गया तो इसको यहीं पे ही सोल्व करके दिखा देती हूँ मैं। ये देखो एक्स हमने मान लिया है कि लार्जर पाइप जो है भरने में कितना टाइम लेता है अकेला एक्स, और स्मॉलर लेता है वाई। तो रेट या एफिशिएंसी क्या होगी, 1/x और 1/y होगी। दोनों कितना टाइम ले रहे हैं, 12 घंटे, यानी 1/x मल्टीप्लाई बाय टाइम 1/y मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू 1। ओके, लार्जर पाइप 4 घंटे में, और अगर ये 9 घंटे में ले तो कितना लेगा, तो ये भी क्या हो गया यहाँ पे 1/x का 4r, 1/y 9r इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, हाफ फुल भरा है ना, तो इसको आप सोल्व करो, देन मल्टीप्लाई कर दो सेकेंड इक्वेशन को बाय थर्ड, तो आंसर आपका ये आएगा। फिर सब्ट्रैक्ट कर दो और आपकी वैल्यूज यहाँ पुट कर दो, तो y और x की वैल्यू आपके पास आ गई 30 और 20। आपसे पूछा है x वाला लार्जर पाइप कितना टाइम लेगा, तो 20 घंटे लेगा। ओके, among the following who are not recipient of दादा साहेब फाल्के अवार्ड, तो कौन जो है रेसिपिएंट नहीं है, ये क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन एक आधी बार रैंडम आते हैं। आंसर आपका बी, डी और ई रहेगा। शम्मी कपूर, राजेश खन्ना और धर्मेंद्र, इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड नहीं मिला है। ओके, ये तो क्लासिक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन गलत होना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। एसडीजी 12, 13, 14 और 15 आपसे पूछी है। मैंने आपको बोला था ऐसे जो बॉक्स में एसडीजीज दे रखी हैं उस तरीके से आप याद कर लो। ठीक है, ये चीज याद करो। 1 2 3 4 5, एक और भी तो आएगा नहीं, 4 4 दूनी 8, हाँ 9 10 11 12 13 14 ही तो हुए। 1 2 3 4 5 5 10 11 और 12, यहाँ पे एसडीजी लिख लो, और ये आपका 17 हो गए। तो ये 17 के 17 आपको पता हो, आंसर आपका फर्स्ट रहेगा। ये है, इस तरीके से इनको याद कर लो, जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, पॉवर्टी, हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, उसके नीचे जेंडर, ये रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, देन आपका क्लीन वाटर, फिर सस्टेनेबल सिटीज। तो इस तरीके से रैंडमली याद, आपको एक के नीचे एक करके ज्यादा बेटर याद होंगे। ओके, Okay, identify the correct order in which of the following actions A to D take place in interaction between a web browser and web server when you plan to visit Amazon website to purchase a solid state drive। तो आपने एक SSD खरीदनी है, आप Amazon पे जाएंगे तो A से लेके D तक किस सीक्वेंस में चीजें होंगी। वेब ब्राउजर रिक्वेस्ट करेगा वेब पेज यूजिंग HTTP, वेब ब्राउजर एस्टेब्लिश करेगा एक TCP कनेक्शन विद Amazon का वेब सर्वर सेंड करेगा रिक्वेस्ट वेब पेज को यूजिंग HTTP, और वेब ब्राउजर जो है वो फाइंड करेगा IP एड्रेस ऑफ Amazon वेबसाइट यूजिंग DNS। तो ABCD में से सबसे पहले कौन सी चीज होगी, वो भी अगर आपने आइडिया थोड़ा सा लगा लिया तो बेटर रहेंगी चीजें। ठीक है, तो पहले वेब ब्राउजर क्या करेगा, वेब पेज को रिक्वेस्ट करेगा। ओके, या फिर वेब ब्राउजर एक TCP कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा सीधे Amazon की वेब ब्राउजर वेब सर्वर से, या वेब सर्वर सेंड करेगा। वेब सर्वर तो नहीं सेंड करेगा सबसे पहले ना, आई थिंक वेब पेज को, देन आपका वेब ब्राउजर IP एड्रेस ढूंढेगा। तो आंसर आपका क्या रहेगा जी, पहले पे डी आएगा। वेब ब्राउजर पहले IP एड्रेस ढूंढेगा, देन वेब ब्राउजर एक TCP कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा, फिर वो रिक्वेस्ट करेगा, और फिर जो है वो सर्वर वापस भेजेगा उस चीज। ओके, which of the following are essential components of industrial smoke? essential components कौन से हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, फ्लाई ऐश और सूट। तो आंसर आपका चारों है। ठीक है, if x mean x bar is the mean of x1 x2 x3 xn तक, ये मीन है जहां पे a is not equal to 0। the mean of, अब ax1 ax2 ax3 इसका क्या मीन रहेगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी में डिवाइड बाय ए भी कर रखा है। तो आपको दो सिचुएशन हो गई है, एक तो x का तो आपको x बार ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे a से इन वैल्यूज को, तो वो आपका क्या हो गया, मीन की मल्टीप्लीकेशन हो गई उस वैल्यू से, और एक बार आप क्या कर रहे हो, उसको डिवाइड भी कर रहे हो। तो ये क्या हो गया, a प्लस 1/a और x बार कॉमन आ गया, यही होएगा क्या, सेकेंड ऑप्शन। अच्छा 1/2, अच्छा मीन पूछा है ना तो इसका ओवरऑल डिवाइड बाय 2 भी आ जाएगा। ठीक है, इसलिए 1/2 हो गया। समझ आया जी, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, कांस्टेंट नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो तो मीन भी मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा।
ठीक है। सो ये वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई किया ए से, इनको डी से डिवाइड कर दिया इन दोनों को, क्योंकि ये दोनों चीजें प्लस में ही हमें टोटल बताना है। तो वो क्या हो गया हमारे पास, ए मीन बार प्लस 1/a ये, और इसका एवरेज निकालना है 1/2। ओके। यूबिक्विटस कंप्यूटिंग का क्या मतलब है, कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटिंग एवरीवेयर, क्रिएटिंग क्रिएटिव आइडियाज, कंप्यूटिंग आइडियाज, डिजाइनिंग लेआउट फॉर इंटरएक्टिव कंप्यूटिंग, प्लानिंग एंड डिजाइनिंग कंप्यूटेशनल प्रोडक्ट। यूबिक्विटस का मतलब ही होता है हर जगह, ठीक है। यूबिक्विटस मतलब जो चीज हर जगह पाई जाए। तो कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटिंग एवरीवेयर, तो जहां आप हर जगह मतलब कहीं भी कर सकते हो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एक क्वेश्चन तो ऐसा फॉर श्योर आता है, और मैंने आपको नोट्स में भी, रिवीजन नोट्स में भी आपको, और आपकी रिवीजन मैराथन में भी डलवा रखा है ये क्वेश्चन, कि आप सारी की सारी क्रोनोलॉजी याद रखेंगे, ठीक है। तो नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स, आचार्य रामामूर्ति कमेटी, यशपाल कमेटी, तो देखो ये आई थी 1990 पे, ये आया था 1983 के अराउंड, यशपाल कमेटी 1993। देन डिफरेंशिएशन ये पहले ही आ गया था, ये आई थिंक हंसा मेहता कमेटी थी 62। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, नेशनल पॉलिसी ई लास्ट में है क्या कहीं पे, चलो पहले देखें। बी आचार्य रामामूर्ति, नहीं बी नहीं आएगा पहले पे, ए है नहीं, तो बचा क्या, ये पुराने वाली पॉलिसी की बात, अच्छा नहीं पहले तो डी आएगा ना 1962, देन आपका ए 1983, फिर आपका ई, यानी ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात नहीं कर रहे, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन की बात कर रहे हैं, 1986 की पॉलिसी। ओके 1986 के बाद वो रामामूर्ति की कमेटी बनी, फिर ये 1993 वाला, आंसर डी हो गया, ये है जी। ओके। Which type of interference refers to the difficulty in retrieving material due to interference of previous material? Interference की वजह से, तो आंसर प्रोएक्टिव हो गया, ठीक है। रेट्रोएक्टिव में क्या होगा, जब नई इंफॉर्मेशन इंटरफेयर कर रही है पुरानी को याद करने में, यहाँ पे पुरानी वाली इंटरफेयर कर रही है चीजों को याद करने में, ठीक है। इंटरफेरेंस ऑफ पुरानी वाली चीज याद नहीं कर पा रहे ना आप। इंटरफेरेंस रेफर्स टू द डिफिकल्टी इन रिट्राइविंग मटेरियल ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ प्रीवियस मटेरियल, ये होता है न्यू इंफॉर्मेशन इंटरफेयर कर रही है, ये वाली प्रीवियस मटेरियल इंटरफेयर कर रहा है। चूज द नेक्स्ट स्टेटमेंट, ए बी छोड़ के सी, डी छोड़ के ई, एफ छोड़ के जी, एच छोड़ के आई, जे छोड़ के के, एल छोड़ के एम, एन छोड़ के ओ, ये तो ठीक है। अब ये वैल्यू देखनी है, तो 4 4 36, देख 2 दूनी 4, 6 6 36 और 10 10 का 100 आ गया। अब अगला क्या होएगा, ठीक है। एक है 13 का और एक आई थिंक ये तो 13 का हो गया, तो हमने 2 के बाद 3 4 5 छोड़ दिया, ठीक है। देन आपने 7 8 और 9 छोड़ दिया, तो मैं 11 12 और 13 छोड़ दूं, 14 4 चौके 16, 4 एकम 4 और 1 5, 14 चौके 56, 14 एकम 14, 6 9 1 196, थर्ड आएगा जी, ठीक है। बता दिया मैंने आपको, ये लो। और एक ये भी है पैटर्न जो मैंने पहले ढूंढा था जब ये क्वेश्चन सोल्व किया था, तो बी मतलब 2, एफ जो यहाँ पे छोड़ दिया ना, ए बी सी, तो बी की वैल्यू है, बी दूसरे नंबर पे होता है, ये छठे पे, ये 10वें पे, ये 14 पे, तो इस तरीके से 14 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 196 आ गया, ठीक है। अदरवाइज ये भी पता चल गया कि क्या क्या चीजें छोड़ के बाद आया है। ये आपका पैराग्राफ है जी, इसको पढ़िए, आंसर करने की कोशिश कीजिए, मैं फटाफट आंसर आपको बताऊंगी, तो आप जैसे ही मैं अगली स्लाइड ओपन करूं आप अपनी जो है वो स्लाइड को स्टॉप कर लीजिएगा। ओके 46 का आंसर रहेगा थर्ड, आप इसको पढ़ के सोल्व करके देखिएगा। 47 में भी इसको स्टॉप करके वीडियो को पढ़ लीजिए इसको, और इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए, आंसर रहेगा सेकेंड। देन 48th क्वेश्चन, अगेन रीड द पैराग्राफ, स्टॉप द वीडियो, आंसर रहेगा सेकेंड। 49th, stop the video, read the paragraph, try to answer the question, आंसर रहेगा सेकेंड। 50th today's last question, आंसर क्या रहेगा सेकेंड, ठीक है जी। सो ये मेरी तरफ से जो मैंने आपको कमिटमेंट की थी कि मैं सारे क्वेश्चन पेपर्स इस बार वाले भी करवा दूंगी। तो आज कितनी तारीख हो गई, कितनी हो गई, आज हो गई 12,
तो अब आज मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं, यानी अभी अराउंड 10 से 13 दिन बचे हुए हैं आपके पेपर शुरू होने में, तो ये सारी चीजें आपकी कवर होगी। आगे जब भी अब दिसंबर वाले बच्चे जब देखेंगे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये क्लासेस, क्योंकि प्रीवियस ईयर तो आप करोगे ना, जितने ज्यादा आप कर पाओ उतना बेहतर है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको ये 16 एटलीस्ट आप ये 16 क्वेश्चन पेपर तो देख के जाओगे जो इस बार हुए थे। ओके, जून के पेपर के लिए आप जनवरी वाले तो देख के जाओ जो हुए हैं, जब दिसंबर की बारी आएगी तो जनवरी और जून मिनिमम देख लेना। सो वो चीजें हैं, जितने ज्यादा कर पाओ मोस्ट रिसेंट से शुरू कर लो, जितने ज्यादा क्वेश्चन पेपर्स कर पाओ उतने ज्यादा आप जो है करके जाइएगा। Okay, so this was all about today. Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free. All the best for your exam. Be consistent in your efforts. Take care. See you in next classes. अभी के लिए पेपर 1 की तो और क्लास होगी नहीं, बट PYQs हो गए हैं, तो आप जो है इन्हीं के बेसिस पे अपनी तैयारी जारी रखिए। All the best for your exam.